Good morning class. This is class for class 8th and today we are going to study English literature. So open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 9 जिसमें आप लोग का चैप्टर 2 दिया हुआ है हेलन केलर। ठीक है, चैप्टर 1 आप लोग का पोएम है, तो वो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ वो पोएम आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है, नोट डाउन करना है। 15 लाइन्स आप लोग को वो जो पोएम है वो अपनी कॉपी में लिखना है विद राइटर्स नेम अगर दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग जो है वो आप लोग को अपनी कॉपी में उतार लेना है। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोग को लिखवाया नहीं जाएगा और एक्सरसाइजेज जो है वो आप लोग को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो आप लोग को सिर्फ बुक में उतारना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को क्या करना है, 15 लाइन पोएम्स लिखने हैं विद राइटर्स नेम अगर दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। वो पोएम लिखने के बाद आप लोग को वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, हेलन केलर। No one in this world is perfect in every sense. One may lack or certain things while some else may be deprived or something else. There are many people who are unable to enjoy one or more sense, but self-belief and determination can turn that disadvantage into advantage. Read about one such woman, Helen Keller. ठीक है, हर इंसान जो है, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। किसी के अंदर कुछ कमियां होती हैं, किसी के अंदर दूसरी कमियां होती हैं। ठीक है, लेकिन लोग किस तरह से उस चीज़ों को एंजॉय करते हैं, किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जो डिसएडवांटेजेस हैं लोगों के बीच में, उनके अंदर लोगों के बीच में जो सेल्फ बिलीव होता है, खुद पे जो विश्वास होता है और डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ संकल्प होता है कि हाँ मुझे लाइफ अच्छे से जीनी है, एंजॉय करके जीनी है, तो ये कहीं ना कहीं उन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में बदल देता है। ठीक है, ऐसी एक वुमेन थी हेलन केलर, उन्हीं के बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इन द समर ऑफ 1950 माई हस्बैंड एंड आई वर लिविंग इन अ हाउस बिल्ड हाई एवर Portofino in Italy. The view was extraordinary. Far below us on the right lay the blue harbour with its romantic peninsula and the old castle. To our left was the tiny inland bay of Peraghi with its white beach framed by cypresses. There was, however, a serpent in our paradise. The path up the cliff of our house, the municipal authorities had refused the permission to build a proper road in lieu of the mule track. The only vehicle we had that could climb the narrow path and negotiate the hairpin turns, step incline, and potholes was an ओल्ड यूएस आर्मी जीप। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइटर है वो कह रही है कि ये 1950 के समर की बात है, गर्मी के दिनों की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम लोग इटाली के पोर्टोफिनो शहर में रहते थे और वहाँ पे काफ़ी ऊंचे जगह पे, जैसे पहाड़ वगैरह पे, पहाड़ की एक ऊंचाई पे वो लोग रहते थे। वहाँ से जो दृश्य था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब साधारण नहीं था, वो काफ़ी खूबसूरत था। अगर हम अपने राइट साइड देखें तो वहाँ पे क्या था, ब्लू हार्बर्स थे और पेनिसुला था, मतलब जैसे समुद्र टाइप में था, एंड ओल्ड कैसल और पुराना एक महल भी था। अगर हम अपने लेफ्ट में देखें तो वहाँ पे वाइट बीच था जहाँ पे क्रिपिसेस के पेड़ पौधे लगे हुए थे। देयर वॉज हाउएवर अ सर्पेंट इन आवर पैराडाइज। ठीक है, रास्तों में क्या कहते थे, चट्टानें रहती थी। मेरे घर आने के रास्तों में क्या कहते हैं, चट्टानें रहती थी जहाँ पे सर्पेंट मतलब सांप वगैरह भी कभी कभी मिलते रहते थे। म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था एक प्रॉपर रोड बनाने के लिए। मेरे घर तक आने के लिए जो रोड था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। वो जो है जैसे रेलवे ट्रैक्स बने होते हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बनी हुई थी, पत्थर वगैरह से बने हुए थे। जो रोड है वो सही नहीं था और म्यूनिसिपल पार्टीज़ को, म्यूनिसिपल अथॉरिटी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी थी एक प्रॉपर रोड बनाने के लिए। द ओनली व्हीकल वी हैड दैट कुड क्लाइम द नैरो पाथ, सिर्फ एक ही जो व्हीकल है जो उन पतले रास्तों में चल सकता था। और जो हेयरपिन टर्न्स थे, मतलब जो मुड़ाव थे रोड पे, उन पे चलने के लिए हमारे पास बस एक ही व्हीकल था, वो क्या था, यूएस आर्मी जीप। वन डे Contessa Margot Besuzi, who lived even higher up our path, called to say that her cousin had arrived in Portofino with a companion and her own jeep had torn out. Would I mind going down to the hostel Splendid to fetch the two old ladies in ours? Just ask for Miss Helen Keller, she said.
एक दिन उनके घर के मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे उसके एबव वाले जो पाथ है उसमें एक लेडी रहती थी, कॉन्टेसा मार्गोट बेसोजी। उन्होंने जो है उनको बुलाया, राइटर को बुलाया, और उन्होंने कहा कि मेरी जो कज़िन है वो पोर्टोफिनो में आने वाली है अपनी एक साथी के साथ, एक कंपेनियन के साथ, और हमारी जो जीप है वो ख़राब हो चुकी है, वो बंद पड़ी है, चल नहीं रही है। तो क्या मैं मतलब जो राइटर है, क्या राइटर जाके जो है वो उन्हें हॉस्टल स्प्लेंडिड से लेके आएंगी? सिर्फ उन्हें वहाँ पे जाके मिस हेलन केलर के बारे में पूछना है। मार्गोट आई गेस्ड यू डोंट मीन हेलन केलर। वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो बोलती हैं, क्या तुम्हारा मतलब है हेलन केलर? ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, शी इज़ माई कज़िन, डिडंट यू नो। वो कहती है, अरे बिल्कुल वो मेरी कज़िन है, क्या तुम्हें पता नहीं ये बात? वो तुरंत जो है, जो राइटर रहती हैं वो तुरंत अपने गैराज में जाती हैं, जल्दी से जीप निकालती हैं और वो माउंटेन की तरफ बढ़ जाती हैं। फिर वो बताने लगती है, आई हैड बीन 12 ईयर ओल्ड when my father gave me Helen Keller's autobiography to read. In that book, she wrote an Anne Sullivan, the remarkable woman who fate had chosen to be the teacher of the blind and deaf child. Miss Sullivan, who had turned the rebellious, brutish little creature into a civilized member of society by teaching her to speak. I still remembered vividly her description of the first week of physical battle with the child until the glorious moment when holding Helen's hand under running. तो वो कहती हैं कि जब मैं 12 साल की थी, मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे हेलन केलर के ऑटोबायोग्राफी की बुक दी थी, और मैंने उस बुक में एने सुलिवन के बारे में पढ़ा था, जो एक वुमेन थी, जो क्या थी, एक ब्लाइंड और डीफ मतलब अंधे और बहरे बच्चों की क्या थी, एक टीचर थी, और उन्होंने यही रास्ता चूज़ किया था कि वो क्या करेंगी, अंधे और डीफ बच्चों की, बहरे बच्चों की टीचर बन के ही रहेंगी। ठीक है, उन्होंने जो ऐसे क्रिएचर्स थे जिन पे मतलब जो लोग पहले के लोग थे, वो जो ब्लाइंड और डीफ बच्चे होते थे, उन्हें वो सही तरीके से नहीं उन्हें उनसे बिहेव करते थे, बहुत गंदे तरह से बिहेव करते थे। उन्हें एक सही तरीका, उन्हें एक सही रास्ता या उनको एक सही पोजीशन जो है वो सोसाइटी में दिलाने वाली कौन थी? एने सुलिवैन थी। ठीक है, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि किस तरह से जो है वो बच्चों से कैसे मतलब फ़िज़िकल बैटल वो करती थी, मतलब कैसे वो फिज़िकली जो है उन्हें महसूस करवाती थी, कैसे जो है उनके साथ मोमेंट्स जो हैं वो शेयर करती थी। होल्डिंग हेलेंस हैंड अंडर रनिंग। फिर हेलन ने जो है अपने बारे में बताया कि कैसे वो जो टीचर थी वो हेलन की हेल्प करती थी, उनका हाथ पकड़ के हर एक चीज़ करवाती थी, पंप करवाती थी ताकि वाटर मतलब बाहर आ सके। शी स्पेल्ड वाटर, जब पंप से पानी बाहर आता था तो वो उनके हाथ में, जो टीचर थी एने सुलिवैन, वो क्या करती थी, वो हेलन केलर के हाथ में वाटर की स्पेलिंग लिखती थी और उसे उन्हें बोलने की कोशिश करवाती थी कि हाँ वो क्या है, एक वाटर है, वो पानी है। ठीक है, When I had backed the jeep against a bougainvillea covered wall and presented myself at the hotel, a tall, buxom woman rose from a chair on the terrace to greet me. Polly Thompson, Helen Keller's companion. A second figure rose slowly from the chair beside her and held her out her hand. ठीक है, जैसे ही मैं वहाँ पे उस होटल में पहुँचता हूँ और मैं अपना जो जीप है वो पार्किंग करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है उस रूम पे जाती हूँ और वहाँ पे एक टॉल वुमन रहती है जो अपने चेयर से उठती है, खड़ी होती है मुझे ग्रीट करने के लिए, मुझे स्वागत करने, मेरा स्वागत करने के लिए। वो कौन रहती है? पॉली थॉम्सन, जो कौन रहता है? हेलन केलर्स की कंपेनियन, जो साथी रहती हैं, वो उनका नाम क्या रहता है? पॉली थॉम्सन। उसके बाद फिर एक और लेडी रहती हैं, वो अपने चेयर से उठती हैं उनके पीछे पीछे और अपना हाथ क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, वो अपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। हेलन केलर then in her 70s was a slight white-haired woman with a wide open blue आइज़ एंड अ शाई स्माइल। वो कौन रहती है? हेलन केलर रहती है, जिन्हें देख के लगता है कि हाँ वो 70 प्लस एज की होंगी, और उनकी जो बाल रहते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो कैसे दिखती हैं। उनके पास वाइट हेयर्स हैं, सफ़ेद हो चुके हैं उनके बाल, और उनकी जो आँखें हैं वो किस कलर की हैं? नीली कलर की हैं, जो खुली हुई हैं, भले उन्हें दिखाई नहीं देता है फिर भी उनकी आँखें क्या है? खुली हुई हैं, और उनके फेस पे एक शाइक मुस्कुराहट है। ठीक है, हाउ डू you do? She said slowly and a little gutturally.
वो उनसे पूछती है कि आप कैसे हैं। वो धीरे से पूछती है और थोड़ा सा थोड़ी उनकी आवाज़ जो है वो कैसे रहती है, गटरली, मतलब थोड़ी काँपती हुई रहती है। आई टुक हर हैंड विच शी वॉज होल्डिंग टू हाई बिकॉज शी डिडंट नो हाउ टॉल आई वॉज। ठीक है, वो जो है मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और उनका हाथ जो है काफ़ी ऊपर रहता है क्योंकि उन्हें मेरी हाइट का पता नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता मैं कितनी लंबी हूँ, तो इसलिए उन्होंने अपना हाथ जो है थोड़ा ऊपर होल्ड किया होता है। तो मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और उनसे हैंडशेक करती हूँ। शी वॉज बाउंड टू मेक दिस मिस्टेक विद पीपल्स शी वॉज मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यही मिस्टेक है वो जो जनरली करती हैं जब वो पहली बार किसी भी इंसान से मिलती है, तो पहली गलती उनकी यही होती है। बट शी नेवर मेड इट ट्वाइस, लेकिन कभी भी वो इस चीज़ को दोबारा दोहराती नहीं है। मतलब एक बार अगर किसी से वो हाथ मिला लेती हैं और उनका जो हाइट है वो जान जाती हैं, उनका टॉलनेस जान जाती हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी उनसे हाथ मिलाती हैं तो वो उनके हिसाब से ही मिलाती है। वो बहुत ऊंचा भी नहीं रहता है, बहुत नीचे भी नहीं रहता है। लेटर व्हेन वी से गुड बाय, जब बाद में मैंने उन्हें गुड बाय कहा तो उन्होंने मुझे जब मतलब मेरे लिए जब हाथ बढ़ाया, हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वो सही लेवल पे था। तो इसी से जो राइटर है उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो जब पहली बार मिलती होंगी लोगों से, किसी भी नए इंसान से, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती होगी हैंडशेक करने में, वो काफ़ी ऊंचा हाथ करती होंगी, लेकिन उस गलती को वो दोबारा नहीं दोहराती हैं। The luggage was loaded into the back of the jeep and I helped the jolly Miss Thompson to her seat beside it. जो लगेज है वो जीप पे चढ़ाया जाता है और मैं मिस थॉमसन की हेल्प करता हूँ ताकि वो पीछे बैठ सके। द होटल बॉय लिफ्टेड हेलन केलर ऑन टू द इन फ्रंट सीट नेक्स्ट टू मी। ठीक है, जो होटल बॉय रहता है वो हेलन केलर को लेके आता है और मेरे बगल वाली सीट में बिठा देता है। ओनली देन डिड आई डॉन टू मी दैट दिस वॉज गोइंग टू बी रिस्की अंडरटेकिंग। सिर्फ उसी टाइम मुझे डर लग रहा होता है कि कहीं ये रिस्की ना हो। द जीप वॉज ओपन, जीप जो है वो ओपन रहती है। देयर वॉज नथिंग यू कुड होल्ड ऑन टू प्रॉपरली, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहता जिसे आप पकड़ के उसमें बैठ सको, और रास्ते जो है काफ़ी ख़राब रहते हैं। हाउ वॉज I to keep the blind old lady from falling out of the rickety things that we took a curve which had to be done at top speed because of the angle and the jeep general condition। वो इससे काफ़ी डरी हुई होती हैं राइटर कि एक तो जीप खुला हुआ है, इसमें पकड़ने के लिए कोई भी ऐसा हैंडल या कुछ नहीं है जिसको पकड़ के वो बैठ सकें। सेकेंडली जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मुड़ाव के साथ है, कर्व के साथ है, जिसकी वजह से मैं स्पीड जो है वो धीरे नहीं कर सकती हूँ। धीरे करूँगी तो मैं एंगल पे मूव नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा चिंतित करती हैं। एट द फुट ऑफ द रॉकी पाथ आई स्टॉप द जीप, टर्न टू हर एंड सेड मिस केलर वी आर गोइंग टू गेट अप वेरी स्टेप हिल। मैं कुछ दूर तक पहले तो जाता हूँ जहाँ से वो लोग जहाँ से जो रॉकी पाथ जो है वो पत्थर वाली जो पाथ है वो शुरू होती है, वहाँ पे मैं रुक जाती हूँ राइटर कहती हैं। और वो मिस केलर से कहती हैं कि हम लोग अब जो है स्टिल हिल की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो क्या आप इस मेटल को अपने हाथ से कस के पकड़ लेंगी। फिर वो क्या कहती हैं, शी कंटिन्यूड टू लुक expectantly straight ahead behind me. Miss Thompson said patiently, she can't hear you dear nor see you. I know it's hard to get used to it at first। वो जो है कोई इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं देती हैं, वो सिर्फ स्ट्रेट देखती रहती हैं। उसके बाद पीछे बैठी जो मिस थॉम्सन है वो हमें धीरे से कहती हैं कि सुनिए, वो आपको सुन भी नहीं सकती और आपको देख भी नहीं सकती हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहली बार लोगों को थोड़ा सा अजीब ये चीज़ लगता है। फिर जो राइटर है उन्हें भी थोड़ा एम्बेरसमेंट लगता है कि मैं तो बस इडियट की तरह मतलब बस बोले जा रही थी और उन्हें तो कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता। मिस थॉम्सन नेल्ड अक्रॉस द लगेज एंड रीच फॉर मिस केलर्स हैंड। ठीक है, वो मिसेस थॉम्सन जो है वो मिस केलर के हाथ तक पहुंचती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं इशारे में, और उनके हाथ में लिख के जो है वो बताती हैं कि मैं उन्हें क्या कहना चाहता हूँ। आई डोंट माइंड, वो हेलन कहती है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल होल्ड टाइट, मैं इसे कस के पकड़ के रखूँगी। I placed her hand on the piece of metal in front of her. Okay, Helen cried gaily. The jeep started off with a jump and Miss Thompson fell off her seat on the luggage. I couldn't stop because of the step rail and unreliable breakers. We roared uphill with Miss Thompson as helpless as a beetle on its back. ठीक है,
क्या होता है कि वो उस मेडल को जो है हाथ से पकड़ लेती है और कहती है हाँ अब चलो। फिर मैं जैसे जीप जो है स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं उस हिल पे चढ़ने लगता हूँ तो वहाँ पे जो है बहुत तेज़ एक जंप आता है, जिसकी वजह से मिस थॉम्सन क्या होती है उस लगेज पे गिर जाती हैं। लगेज जो रखे होते हैं पीछे उसी पे गिर जाती हैं। लेकिन मैं वहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि रास्ते जो हैं वो क्या है, वो बहुत एक तो पतले हैं और कहीं ना कहीं वो ढलान जैसी हैं और उसमें पत्थर लगे हुए हैं, तो मैं इस वजह से वहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ। वी रोड अपहिल मैं चलाते रहता हूँ और अप ऊपर की तरफ जाते रहती हूँ विथ मिस थॉम्सन एज हेल्पलेस। मतलब मिस थॉम्सन जो है वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रही थी वो तेज़ जीप चलने की वजह से और वहाँ पे जो रास्ता था उसकी वजह से, लेकिन मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। आई हैड प्लेंटी ऑफ पैसेंजर्स इन द जीप एंड दे ऑल कंप्लेन अबाउट इट्स लैक ऑफ स्प्रिंग्स। नो वंडर विथ ऑल दोज borders and potholes, not to mention the hairpin bend through the olive tree, which only partially obscured the precipitous drop that had unnerved quite a few of our guests. Helen Keller was the first passenger who was oblivious to the danger. She was enchanted by the violent jump and only laughed when she was thrown against my shoulder. She actually began to sing, "This is fun." She rapped happily, bouncing up and down. "Lovely," she cried. जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे जो इस चीज़ के लिए कंप्लेन ज़रूर करते थे कि मतलब मेरी जीप में क्या है, स्प्रिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से वो आराम से बैठ सके, जिनकी वजह से उन्हें चोट भी लगती रहती थी। फिर बताती हैं कि ऐसे कर्व्स आते हैं जिनके कोने में क्या रहते हैं, ऑलिव ट्रीज रहते हैं। लेकिन हेलन केलर शायद वो पहली इंसान होंगी, वो पहली पैसेंजर होंगी जिन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जो वॉयलेंट जंप्स थे, जिन्हें उन्हें चोट लग सकती थी, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें उससे डर नहीं लग रहा था। वो इस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, वो काफ़ी हंस रही थी, काफ़ी खुश हो रही थी। वो यहाँ तक कि वो बीच बीच में गाने भी गाए थे कि ये क्या है, काफ़ी मज़ेदार है। शी रैप्ड हैप्पीली, बाउंसिंग अप एंड डाउन। वो काफ़ी मतलब जब ऊपर नीचे कूद रही थी उस पाथ पे चलने पे, तो वो काफ़ी चिल्ला भी रही थी कि अरे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आइज एज वी tore past our house, I saw our gardener crossing himself. I had no idea how Miss Thompson was doing, for the jeep fearfully roar had long since drowned her out her exclamation. But I knew that Helen was still next to me. Her thin white hair had come. वो कहती हैं कि जब जैसे जो फर्स्ट मार्गॉट रहती हैं, ठीक है, वो उसके घर के ऊपर रहती हैं, तो वो अपने घर के सामने से गुजरता है तो वो अपने गार्डनर को अपने घर के पास देखता है। फिर कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि मिस थॉम्सन जो है वो कैसा भी मतलब महसूस कर रही हैं, उन्हें वो खुश हो रही हैं या उन्हें गुस्सा आ रहा है या उन्हें बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन बस मुझे इतना पता था कि हेलन केलर कहाँ है, मेरे बगल में वो बैठी हुई हैं। उनकी जो पतली हेयर वाइट हेयर्स हैं वो उनके फेस पे आ रही थी हवा चलने की वजह से, और वो उस जो राइड है उसको एक बच्चे की तरह महसूस कर रही थी। एक जब बच्चा जो है जैसे वुडन हॉर्स में ऊपर नीचे करता है तो उसे बहुत मज़ा आता है, उसी तरह हेलन केलर भी उस जो राइड है, उस जो जर्नी है, उसको बहुत बच्चे की तरह इन्जॉय कर रही थी। वी राउंडेड द कर्व बिटवीन टू जाइंट फिग्स एंड आई कुड सी मार्गॉट बेसोजी एंड हर हस्बैंड वेटिंग फॉर अस। जैसे मैं कर्व लेता हूँ दो फिग ट्रीज़ के बीच से, तो मैं मार्गॉट बेजोई को और उसके हस्बैंड को देखता हूँ कि वो हमारा वेट कर रहे होते हैं। हेलन को जो है वो जीप से उतारा जाता है, उन्हें हक किया जाता है, जो लगेजेस रहते हैं उन्हें जो है जीप से उतारा जाता है। एंड पॉली थॉम्सन वॉज पिक्ड अप एंड डस्टेड ऑफ। पॉली थॉम्सन को भी उतारा जाता है और उन्हें डस्टेड ऑफ मतलब उन्हें थोड़ा सा हल्का झाड़ा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर गिर पड़ रही थी लगेजेस पे। वाइल द टू ओल्ड वुमेन वर बींग शोन टू देयर रूम, उन्हें फिर रूम दिखाया जाता है, वो वहाँ पे जाके फ्रेश होती हैं। मार्गॉट टोल्ड मी अबाउट हर कज़न एंड हर लाइफ। मार्गॉट जो है अपने कज़न और उनकी लाइफ के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ बताती है। ऑल शी रियली नोटिस इज़ अ चेंज ऑफ स्मेल। वो बोलती हैं कि जो हेलन केलर है वो सिर्फ एक ही चीज़ महसूस करती हैं, एक ही चीज़ नोटिस करती हैं, वो क्या होता है, स्मेल। इंसान की जो महक है उसे वो महसूस करती हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बाहर हो, न्यूयॉर्क में हो, लेकिन वो ये चीज़ उनके अंदर है। ठीक है, कि वो क्या करती हैं कि लोगों की जो स्मेल है, जो चेंजेस आते हैं लोगों की स्मेल में, उसे वो क्या करती हैं, नोटिस करती हैं। आम इन आम कैजुअली एज इफ दे जस्ट हैपन टू बी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, हेलन एंड पॉली वॉक थ्रू द गार्डन टूवर्ड द टेरेस वेयर वी वर वेटिंग फॉर देम। फिर जो पॉली थॉम्सन है और हेलन केलर है वो खाना वाना खा के जो है वो टेरेस पे आती हैं और वहाँ पे कुछ पेड़ होते हैं, तो फिर वो उससे स्मेल करके, विस्टेरिया के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें स्मेल करके कहती हैं कि क्या यहाँ पे आसपास कोई विस्टेरिया प्लांट्स हैं।
आई रिकॉग्नाइज द सेंट, मुझे इसकी जो महक है वो मुझे याद है। हेलेन्स डिक्शन वॉज नॉट क्वाइट नॉर्मल, हेलेन की जो बातें थी वो नॉर्मल नहीं थी। शी स्पोक हैटिंगली लाइक समवन हु हैज़ हैड अ स्ट्रोक, वो जो है हकलाती थी थोड़ा, जब किसी को दौरा वगैरह पड़ता है जिस तरह से इंसान आराम से और बात करता है वो उस तरह से बात नहीं करती थी, वो थोड़ा सा हकला के बात करती थी, थोड़ा रुक रुक के बात करती थी। शी टर्न टू मी लुकिंग डायरेक्टली एट मी बिकॉज सी हैज़ सेंस्ड वेयर आई वॉज सिटिंग, वो डायरेक्टली मेरी तरफ देखती हैं क्योंकि उनको मेरी महक आ जाती कि मैं एग्जैक्टली किस तरह बैठी होंगी। यू नो वी वर ऑन द वे टू फ्लोरेंस टू सी माइकलन गेलोस डेविड, वो कहती हैं मुझसे कहती हैं कि तुम्हें पता है हम लोग जो है माइकलन गेलोस डेविड का जो पुतला है वो हम लोग देखने गए थे। आई एम सो थ्रिल्ड, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी, मैं काफ़ी खुश थी, मैं काफ़ी डरी भी हुई थी क्योंकि मैं उन्हें हमेशा से देखना चाहती थी। जो टैलेंट गवर्नमेंट है उन्होंने उनके स्टैचू के आसपास एक मज़ार टाइप का बना दिया था जिस पे वो चढ़ के उन्हें फील कर सकती थी, क्योंकि उनके लिए फील करना ही उनका देखना था। टच इट, दैट्स व्हाट शी कॉल सीइंग, उसी को वो देखना कहती थी। अगर किसी को वो महसूस कर लेती थी छू के तो उसी को वो देखना कहती थी। वी ऑफन गो टू द थिएटर इन न्यूयॉर्क एंड आई टेल हर व्हाट्स गोइंग ऑन स्टेज एंड डिस्क्राइब द एक्टर्स। फिर जो मिस थॉम्सन हैं वो कहती हैं कि हम लोग क्या करते थे, थिएटर में जाते थे न्यूयॉर्क के, और वहाँ पे जो है स्टेज पे जाते थे और वहाँ की जो स्टेज पे जो भी हो रहा होता था मैं उन्हें एक्सप्लेन करती थी, वहाँ के एक्टर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करती थी। कभी कभी हम लोग बैक स्टेज पे भी जाते थे, पीछे भी जाते थे, और वहाँ के सेट और वहाँ के एक्टर्स के बारे में मैं उन्हें डिस्क्राइब करती थी। हेलेन जब हम लोग वापस घर आए थे तो हेलेन को ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपनी आँखों से वो सारे जो परफॉर्मेंस है वो देखी हैं। लंच वॉज सर्व्ड ऑन द टेरेस, लंच जो है वो टेरेस पे सर्व किया जाता है। जब वो फ्रेश होकर ऊपर आ जाती हैं तो हम लोग सब कोई लंच जो है वो टेरेस पे ही करते हैं। हेलेन वॉज लेड टू हर चेयर, हेलेन जो है वो चेयर पे बैठी होती हैं और अपने जहाँ बैठी होती हैं वहाँ पे जहाँ पे भी खाना रखा होता है वो टेबल, प्लेट, ग्लास, सिल्वर, जो भी चीज़ें रखी होती हैं, प्लेट वगैरह, उसे छू छू के देखने लगती हैं और उन्हें याद करने की कोशिश करने लगती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। फिर जो है इंसान हम लोग सब कोई मिलके क्या करते हैं, हम लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद जो है हम लोग उसी टेरेस पे बैठे रहते हैं जहाँ के आसपास जो है सिर्फ विस्टीरिया के प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ उन्हीं पेड़ों के बीच से जो है वो सन की जो रोशनी है वो थोड़ी थोड़ी हम लोग के ऊपर आ रही होती है। फिर वहीं से हम लोग क्या देखते हैं कि जो सन है उसकी वजह से जो समुद्र है वो भी कहीं ना कहीं ग्लिटर चमक रहा होता है। हेलेन सैट इन द यूजुअल वे, हेलेन जो है हमेशा की तरह जो है बैठी रहती हैं, हेड रेस लाइटली, वो कैसे बैठती हैं थोड़ा सा अपने सर को ऊंचा करके, और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश कर रही हैं। हर साइटलेस ब्लू आई वाइड ओपन, उनकी जो दो आँखें थी जिसे वो देख नहीं सकती थी वो बड़ी बड़ी होती हैं, वो खोली हुई रहती हैं। हर फेस जो है वो काफ़ी मतलब बूढ़ा हो चुका होता, काफ़ी जो ओल्ड हो चुका होता रहता है उनका फेस, लेकिन फिर भी उनकी जो हरकतें रहती हैं, उनकी जो बातें रहती हैं वो कभी कहीं ना कहीं आज भी ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल गर्ल में जो बचपना होता है, जो मासूमियत होती है, आज भी उनके अंदर है। द हर फ्रेंड आई आस्क्ड हर व्हाट एल्स शी वांटेड टू सी इन यूरोप, मैंने उनसे पूछा एज अ फ्रेंड कि वो यूरोप में और क्या क्या देखना चाहती है। शी स्लोली मैप्ड आउट हर जर्नी, वो धीरे धीरे अपने जो जगह वो गई रहती हैं उनके बारे में बताती हैं। इनक्रेडिबली शी स्पोक फ्रेंच क्वाइट वेल, वो फ्रेंच जो है बहुत अच्छा बोलती हैं, एंड कुड मेक हरसेल्फ अंडरस्टूड इन जर्मन एंड इटालियन, और वो कहती हैं कि मैं जर्मन और इटालियन भी समझ सकती हूँ। देयर स्टिल सो मच आई वुड लाइक टू सी, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं देखना पसंद करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं सीखना पसंद करूँगी, एंड डेथ इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और जो डेथ है वो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि मेरे आसपास ही है। नो दैट वरीज मी, वो मुझे कहीं ना कहीं परेशान नहीं करती हैं। डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप डेथ के बाद भी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उस पर बिलीव करती हैं। मोस्ट सर्टेनली, शी सेड एम्पैथेटिकली, इट इज़ नो मोर देन पासिंग फ्रॉम वन रूम इन अनदर, वो कहती हैं कि कोई ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि लाइफ अगर है तो वो एक रूम है, मरने के बाद एक दूसरा रूम है, और एक नहीं कहते इंसान जब जिंदा है और जब मर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान बस एक रूम से दूसरे रूम में जाता है। वी सैट इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट, हम लोग कुछ देर के लिए शांत बैठ जाते हैं। देन स्लोली एंड वेरी डिस्टिंक्टली शी स्पोक अगेन, बट देयर इज़ अ डिफरेंस फॉर मी, यू नो, बिकॉज इन दैट
अदर रूम आई शैल बी एबल टू सी। वो कहती हैं कि लेकिन मेरे लिए एक चीज़ डिफरेंट है कि हो सकता है मरने के बाद जो दूसरा रूम है, मतलब वो जीने लाइफ को एक रूम बताती हैं और डेथ के बाद का जो टाइम है उसको दूसरा रूम कहती हैं। तो कहती हैं कि हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक चीज़ डिफरेंट है। इसमें क्या है कि हो सकता है मरने के बाद जो मैं दूसरे रूम में जाऊँ तो वहाँ पे मैं देख सकूँ। तो मतलब हमेशा से उनका मन रहता है कि वो चीज़ों को देख सकें, उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें, क्योंकि उनका बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं कि वो उन्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ देख के उन्हें सीखना है। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का ये चैप्टर ओवर होता है। आप लोग का होमवर्क मैंने आप लोग को बता दिया। फर्स्ट चैप्टर का जो पोएम है उसमें से 15 लाइन्स आप लोग को अपनी कॉपी में उतारना है विथ राइटर्स नेम अगर दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग लिखना है, दैट्स इट। क्वेश्चन आंसर आप लोग को नहीं लिखवाया जाएगा। एक्सरसाइज जो है वो PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड एक और होमवर्क रहेगा, इसका जो वर्ड मीनिंग है वो भी आप लोग को अपनी कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, इसका भी वर्ड मीनिंग आप लोग कॉपी में उतार लेना है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज जो है वो आप लोग को बाद में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।